चलो देखो बेटा सामने, हम लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कर रहे थे। इसमें आपने पहला दूसरा ये यूनिट और ये कर लिया। तो आज हम लोग करेंगे यूनिट 4 अकाउंटिंग पॉलिसीज। हेडिंग बनाइए सब लोग। यूनिट 4 इसका नाम है अकाउंटिंग पॉलिसीज। यूनिट 4 अकाउंटिंग पॉलिसीज। चलो लिखना शुरू करो इसमें। सबसे पहले कंसेप्ट 1, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। आ जाओ बेटा। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कंसेप्ट 1। लिखो बेटा इसमें, अकाउंटिंग पॉलिसीज refers to specific accounting principle and methods of applying those principles adopted by adopted by adopted by an enterprise in the preparation and presentation in the preparation and presentation of financial statement. Preparation and presentation of financial statement. हाँ बेटा, तो ये हम लोगों ने लिखा। अकाउंट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में, अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड of applying those principles adopted by enterprise in the presentation of
फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखो, फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अगला लिखिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। आगे लिखो नेक्स्ट, कंसेप्ट टू, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। लिखिए इसमें देयर आर थ्री मेजर characteristics which should be considered for the purpose of selection and application selection and application of accounting policies of accounting policies। पहला लिखो बेटा प्रूडेंस, अगला है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, तीसरा है मटेरियलिटी। प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और अगला है मटेरियलिटी। एक और कंसेप्ट लिखोगे फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कंसेप्ट नंबर 3, इसमें लिखिए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लिखिए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी change in accounting policy is not allowed, change in accounting policy is not allowed, however under following three circumstances, following three circumstances an entity can change its accounting policy।
पहली कंडीशन है it is required by some law. पहली कंडीशन है it is required by some law. दूसरी कंडीशन it is required by some accounting standard. It is required by some accounting standard. अगला लिखो बेटा तीसरा if auditor of entity has suggested for change in accounting policy for better presentation, for better presentation, for better presentation. इसी के नीचे लिखिए if any entity if any entity has changed its accounting policy then following disclosure have to be made by that entity. पहला है बेटा डिस्क्लोजर वन ओल्ड पॉलिसी डिस्क्लोजर टू न्यू पॉलिसी डिस्क्लोजर थ्री effect of change in policy और डिस्क्लोजर फोर है रीजन फॉर change in accounting policy. Reason for change in accounting policy.
हो गया? चलो अब देखो एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। देखिए सब लोग, अब आज हम लोग कॉपी कर लिया सबने। देखो अब हम लोग ये यूनिट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी, यूनिट नंबर 4। और जितना लिखा है इतना ही है इसमें, इस यूनिट में। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा, क्या है यूनिट। देखो एक एक करके, सबसे पहले यहाँ पे इस हमारी यूनिट का नाम है अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? तो देखो हमने यहाँ पे लिखा, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर specific accounting principle and methods of applying those principle adopted by the enterprise in the presentation and preparation of financial statement को बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। अब ऐसे समझ नहीं आएगा, देखो मैं बताता हूँ। चलो मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सब लोग बताओ। डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अच्छा अब ये बताओ बेटा, डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो गया, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड हो गया, मशीन और रेट मेथड हो गया, है ना, और तमाम सारे मेथड्स हैं। तो अब ये बताओ डेप्रिसिएशन, फिर से एक बार बताना, डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। तो अगर लगाना चाहिए तो मेथड इतने सारे हैं ना बेटा, तो अब इसमें से कौन सा लगाएं? जैसे कौन से पे आओगे तो भी ये तीन बेस्ट माने जाते हैं। तीन में भी डिसाइड करना पड़ेगा ना कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी। तो बेटा देखो, अब इसमें से जो मेथड डिसाइड करके जिससे अकाउंटिंग होगी उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल एडॉप्टेड बाई, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है कि डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल adopted by the enterprise in the presentation and preparation of financial statement। तो जैसे जैसे बेटा डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत मेथड हैं, अब हम किस मेथड से लगाएं, किस मेथड से लगाएं? तो जो मेथड हमने सेलेक्ट किया वो एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। फिर से बता रहा हूं, देखो दोबारा से, ये एक हुआ, दूसरा दूसरा ठीक है। देखो बेटा लिखने के लिए बस इतना ही था, अब समझना एकदम ध्यान से। बताओ मुझे, जैसे बताओ, मान लो मैं ये कैलकुलेटर खरीद के बेचता हूँ। ये कैलकुलेटर में मेरी कॉस्ट आती है 130 रुपीज़ की। अब इसमें मैं प्रॉफिट लेता हूँ 20 रुपीज़ का और इसको बेच देता हूँ 150 रुपीज़ में। अब बताओ, मैं कैलकुलेटर खरीद के बेचता हूँ, मेरी कॉस्ट आती है 130, मैं प्रॉफिट लेता हूँ 20 का, मैं बेचता हूँ इसको 150 पे। अब बताओ, साल भर मैंने बिजनेस किया, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मैंने बिजनेस किया। तो अब बेटा यहाँ 31 मार्च को लास्ट डेट पे यहाँ मेरे पास 200 कैलकुलेटर बच गए। कितने बच गए? 200 कैलकुलेटर बच गए। तो क्या इसी को आप स्टॉक बोलते हो? क्या इसी को स्टॉक बोलते हो? अब ये स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता था कि नहीं आता था? तो अब बेटा अगर स्टॉक हमें दिखाना है तो हम 200 कैलकुलेटर बचे हैं अपने पास। अब हम ऐसे दो तरीके से दिखा सकते हैं। पहला, हम ऐसे कहते हैं एक कैलकुलेटर 130 रुपीज का है, तो ये 26,000 का क्लोजिंग स्टॉक हुआ, बोलो। दूसरा, हम ऐसे कहते हैं अगर ये कैलकुलेटर बिकता तो 150 में बिकता, तो हम कहेंगे एक कैलकुलेटर 150 का है तो 200 बेटा 30,000 के होंगे। तो अब स्टॉक को चाहे तो आप इस पे दिखाओ, चाहे तो आप इस पे दिखाओ। अगर इस पे दिखाते हो तो बोलते हैं कॉस्ट पे शो किया। किस पे बेटा? और इस पे दिखाओगे तो बोलेंगे सेलिंग प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या बोला मैंने? सेलिंग प्राइस या पे दिखाया गया। ठीक है, तो आप बताओ अगर क्लोजिंग स्टॉक किसी को दिखाना, अच्छा जो भी कोई सामान खरीद के बेचता है वो सीधी सी बात है कम में खरीदेगा ज्यादा में बेचेगा तभी तो कुछ कमाएगा। तो अगर उसको स्टॉक लिखना है तो वो जितने पे बेच रहा है उस पे भी लिख सकता है, जिस जो उसकी खरीद है कॉस्ट प्राइस उस पे भी लिख सकता है। तो आखिर लिखें किस पे? दो चॉइस है ना बेटा, दो चॉइस है ना। तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में
हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहा गया कि ये जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, इस पे लगेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। क्या लगेगा बेटा? और इसमें लिखा है स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड ऑन द कॉस्ट और द सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर। किस पे लिखा जाएगा? कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर पे लिखा जाएगा। अब बताओ किस पे लिखोगे? इस वाले केस में 130 पे लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ मुझे, देखो यहाँ एग्जांपल लिखा है, यहाँ एग्जांपल लिखा है, अगर हमें इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन वैल्यू करना है तो मैं इसको 26,000 भी दिखा सकता हूं, जो भी मैंने एग्जांपल दिया, मैं इसको 30,000 भी दिखा सकता हूं। तो मैं क्या दिखाऊं? कौन सी पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी है? जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी है उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। तो हमने मान लो अडॉप्ट किया बेटा, हमने अडॉप्ट किया कि AS2 के हिसाब से हम दिखा रहे हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हम स्टॉक किस पे दिखाएंगे? 26,000 पे। तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, अब एक बार और देखते रहो, जहां ना समझ में आए बताओ। हम क्या सीख रहे हैं? व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? क्या सीख रहे हो बेटा? तो पहला मैंने क्या एग्जांपल बताया? डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए कि नहीं? लेकिन डेप्रिसिएशन लगाने के 10 मेथड हैं, तो हम किससे लगाएं? कोई एक तो डिसाइड करके उससे लगाएंगे ना बेटा। तो वो 10 अकाउंटिंग पॉलिसी हैं, उसमें से हम जिसको सेलेक्ट कर लेंगे वही हो गया सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। दूसरा दूसरा एग्जांपल बताओ। पार्टनरशिप पहले अगर पढ़ी है तो गुडविल निकालने के, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, न जाने क्या क्या कई सारे मेथड होते थे। तो आप बताओ, सब सही है, अगर कोई गलत होता तो आपको पढ़ाया नहीं जाता। बोलो बेटा, कोई एक बढ़िया होता तो वही पढ़ाया जाता, वही हर कोई लगाता। सब पढ़े हो तो इसका मतलब सब सही है। तो अब अगर किसी को गुडविल निकालनी है तो वो कंफ्यूज रहेगा ना, हम किस मेथड से निकालें। तो जो मेथड वो चूज करेगा वो क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी है। क्या है वो? अकाउंटिंग पॉलिसी है। बात समझ में आ रही है? फिर से एक अगला एग्जांपल, जैसे मान लो आपने बेटा किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया। आज मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, 10 शेयर खरीदे आपने, एक शेयर 100 रुपए में मिला, तो 1,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब बताओ बेटा, जब बैलेंस शीट डेट आएगी, जब बैलेंस शीट 31 मार्च आएगी, अपनी बैलेंस शीट बनाओगे तो कंपनी के लिए शेयर होगा, आपके लिए तो इन्वेस्टमेंट है। जवाब दो। अब बताओ, जब बैलेंस शीट डेट आएगी बेटा तो आज शेयर 100 रुपए में मिल गया, क्या पता तब 100 से बढ़ के 120 में हो जाए, क्या पता घट के 80 रुपए का हो जाए। हो सकता है। तो अब हमारे पास होगा कि 10 शेयर हमारे पास हैं, अगर कम हो गया तो 80 का हो गया, मतलब 800 रुपए का रह गया, बढ़ गया तो 10 अपने पास हैं, कितने का हो गया? 1200 का। होगा ऐसे? तो अब ये, अब हम किस पे दिखाएं इसको? देखो, तो अगर 80 या 120 ये तो मार्केट प्राइस हो गया, क्या हो गया? और ये 100 रुपए क्या था? कॉस्ट था ना। 100 रुपए में हमने शेयर खरीदा था, तो 100 रुपए क्या है? कॉस्ट है। लेकिन जिस दिन बैलेंस शीट बनेगी उस दिन उसका एक मार्केट प्राइस भी तो होगा। वो क्या पता कम हो, क्या पता ज्यादा हो, वी डोंट नो क्या हो सकता है। तो अब इसको किस पे दिखाया जाए? ठीक है, किस पे दिखाया जाए? तो इसके लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है। कौन सा बेटा? उसमें लिखा है कि इसको किस पे दिखाएंगे। तो अपने नॉलेज के लिए ऐसे सुन लो, अगर हमने खरीदा है लॉन्ग, अगर हमने खरीदा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कौन सा बेटा? मतलब खरीदा इस ऑब्जेक्टिव के साथ है कि 12 महीने बाद बेचेंगे, तो ये कॉस्ट पे लिखा जाएगा। किस पे लिखा जाएगा? और अगर खरीदा इस उद्देश्य से है कि जिस दिन बढ़ गया उसी दिन बेच देंगे इसको, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म, तब लिखा जाएगा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे। समझ आए? कितने टाइप का इन्वेस्टमेंट हुआ? दो टाइप का। कौन कौन सा? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या हुआ? जिसको हमने खरीदा इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि कब बेचेंगे, 12 महीने के बाद, तो वो किस पे लिखा जाएगा? कॉस्ट पे। और अगर शॉर्ट टर्म है तब किस पे लिखोगे? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी हुई। तो अब समझ में आ गया होगा। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है बेटा? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल adopted by enterprise in the preparation and presentation of financial statement। अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग पीएल बनाते टाइम, जो अपना ट्रेडिंग पीएल बनाते टाइम जो प्रिंसिपल हम लोग एडॉप्ट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसे डेप्रिसिएशन लगाने के कई मेथड हैं, हम कौन सा डिसाइड करते हैं? ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है।
गुडविल निकालने के कई मेथड हैं, हम किस पे लिखते हैं वो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है। बात समझ आ रही है? एक अगला बेटा, बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जो 31 मार्च को बच जाता है वही क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक होता है। ध्यान से सुनना, इसमें बस लिखवाने के लिए इतना ही था बेटा, सब समझना है। जरा बताओ, अब मान लो मैंने पहले ये खरीदा, पहले ये प्रोडक्ट खरीदा, फिर ये खरीदा बेटा, फिर ये खरीदा, ठीक है ना? पहले ये, फिर ये और फिर ये, मान लो तीनों एक ही हैं। अब बेचने की बारी आई तो पहले इसको बेच दिया, फिर इसको बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें से बचेगा, लेटेस्ट परचेज में से बचेगा ना? ये तो सही बात है कि क्लोजिंग स्टॉक जो आखिरी में बचता है उसी को क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है, लेकिन देखो उसमें भी कहानी है ना। मैंने पहले ये खरीदा, फिर ये, फिर ये, बेचने की बारी आई तो पहले इसको बेचा फिर इसको, तो क्लोजिंग स्टॉक किसमें से बचेगा? लेटेस्ट परचेज से। इसका उल्टा भी हो सकता था, पहले ये खरीदा, फिर ये, फिर ये, इसको पहले निकाल दिया, इसको निकाल दिया, तब भी तो जो बचा है तो क्लोजिंग स्टॉक ही। लेकिन अब यहां पॉलिसी चेंज कर दी ना, पहला वाला था फीफो, क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिस ऑर्डर में खरीदा उसी ऑर्डर में बेच दिया, तो क्या हो गया? फीफो। पहले ये आया, पहले ये बिका, फिर ये आया, फिर ये बिका, फिर ये आया, फिर ये बिकेगा। जिस ऑर्डर में खरीदा उसी ऑर्डर में बेच दिया, तो क्या बोलोगे? फीफो। और उसके रिवर्स ऑर्डर में बेचा तब क्या बोलोगे? लीफो। लास्ट इन, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, है ना? ये देखो, हमने पहले ये खरीदा, फिर ये खरीदा, फिर ये, जो लास्ट इन हुआ फर्स्ट आउट, पहले इसको बेच दिया, फिर इसको बेच दिया, फिर ये। समझ आए? तो ये भी क्या है, हम फीफो लगाते हैं या लीफो या कोई और, ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है। अब बताओ पहले सब लोग, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब समझ में आया? क्या होता है? यहीं पे लिख लो, जहां लिखा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, यहीं लिख लो, लीफो, फीफो। अगर हम अपना स्टॉक निकालने जा रहे हैं तो हम क्या, कौन सी पॉलिसी लगा रहे हैं? लीफो फीफो लगा रहे हैं, लीफो लगा रहे हैं या फीफो? चलो ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा क्या होती है अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या होती है बताओ? गुडविल निकालने के कई मेथड हैं, हम किससे लगाएंगे निकालेंगे वो हमारा हो गया सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत मेथड हैं, हम किससे लगाते हैं वो क्या हो गया? सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, तो ये तो हुआ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब अगला, अब अगला बेटा, कि डेप्रिसिएशन लगाने के 10 मेथड हैं, तो हम कैसे डिसाइड करें, हम कैसे सेलेक्ट करें कौन सा हमारे लिए बेटर है? समझना बेटा, क्या बोला मैंने? अगर डेप्रिसिएशन लगाने के 10 मेथड हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हमारे लिए बेस्ट है? ठीक है, कौन सा बेस्ट है? तो कहा जाता है वो वो मेथड जो इन तीन चीजों को पूरा करता हो वही सबसे अच्छा मेथड है। गुडविल निकालने के कई मेथड हैं, तो हम किस मेथड पे जाएं? हम कैसे, हम कैसे डिसाइड करें हमारे लिए क्या बेटर है? तो कहा जाता है चेक कर लो, जो ये तीन चीजें पूरा करता हो वही मेथड सबसे अच्छा है। तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ लिखा है ना, देयर आर थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक विच शुड बी कंसीडर्ड फॉर पर्पज ऑफ सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी। किसी भी पॉलिसी को सेलेक्ट करके अप्लाई करने के लिए, सेलेक्ट करके अप्लाई करने के लिए तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग पॉलिसी बेटा सेलेक्ट करने, कैसे हम सेलेक्ट करें कि हमारे लिए कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है? खराब होती तो आपको पढ़ाया नहीं जाता, तो पढ़ के सब जा रहे हो। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई करोगे तो डिसाइड करना होगा हम कौन सा लगाएं। तो बेटा अब ये तीन चीजें आप चेक करोगे, जिस मेथड में ये तीनों चीजें आ जाएंगी वो हमारे लिए बेस्ट मेथड हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या है? पहला प्रूडेंस। अब बताओ प्रूडेंस मैंने पढ़ाया है कि नहीं? क्या इसका मतलब था? प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट रिकग्नाइज फ्यूचर इनकम। भविष्य में होने वाले नुकसान लिख लो, लेकिन इनकम जो होने वाली है उसको मत लिखो। ये पढ़ चुके हो ना कंजर्वेटिज्म का? जब पिछला पढ़ा था हम लोगों ने, तो जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कंजर्वेटिज्म, इसी के सामने लिख लो, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो लिखा था, वहां हम इसको पढ़ चुके हैं। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में कर चुके हैं। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है।
बेटा ये रोक के बता रहा हूँ, ये मेटेरियलिटी ये भी आपको बता चुका हूँ। मेथड वो अच्छा है जो प्रूडेंस को फॉलो करे। कौन सा मेथड अच्छा है? जो प्रूडेंस फॉलो करने का मतलब जिससे फ्यूचर लॉसेस लिखे जाएं, फ्यूचर इनकम इग्नोर हो, वही बढ़िया मेथड है। ठीक है ना। अगला, जो मटेरियल इंफॉर्मेशन को शो करे। क्या करे बेटा? मटेरियल इंफॉर्मेशन को शो करे। और मैंने आपको पढ़ाया था मेटेरियलिटी कंसेप्ट, उसमें पढ़ा था हम लोगों ने। मैंने कैसे बताया था? किसी कंपनी के लिए 1 लाख कुछ भी नहीं है, किसी के लिए 1 लाख बड़ी रकम है, तो जिसके लिए बड़ी रकम है उसके लिए वो मटेरियल आइटम है। समझ आया? तो सारी मटेरियल आइटम क्या होनी चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज होनी चाहिए। ये ऑलरेडी कर चुके हो, मटेरियलिटी कंसेप्ट में लिखो यहीं पे। मटेरियलिटी कंसेप्ट में ऑलरेडी कर चुके हो। तीसरा बेटा आपने लिखा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये आपके लिए नई चीज है, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर जरूरत पड़ेगी तो लिख भी लेंगे इसको। क्या चीज होती है देखो। क्या नाम है बेटा इसका बताओ? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना, टाइम लगेगा लेकिन देखो बेटा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब हो गया, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब हो गया अगर कहीं ऐसा हुआ कि हम लोग का अकाउंट्स और लॉ, मतलब किसी चीज के लिए अकाउंट कोई और बात कह रहा है, लॉ में कुछ और लिखा है, तो जो सही होगा हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आता, चलो अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं तब समझ में आएगा। चलो देखो बेटा, अपने इंडिया में एक्ट पास है हायर परचेज एक्ट। कौन सा? हायर परचेज एक्ट पास है बेटा अपने इंडिया में। इसी की वजह से कोई भी चीज आप ईएमआई पे खरीद पाते हो। जब हम लोग कोई चीज ईएमआई पे खरीदते हैं और धीरे धीरे उसकी ईएमआई देते हैं, तो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज एक्ट पास है, इसी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब बताओ जरा क्या पढ़ रहे हो? टॉपिक का नाम क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या नाम है? ठीक है, अब ये क्या चीज है वही मैं समझाने जा रहा हूँ, सुनना बेटा। देखो, जैसे मान लो मिस्टर एक्स को एक कार परचेज करनी थी। ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर एक्स को एक कार परचेज करनी थी, तो ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाता है, अपनी कार ये सेलेक्ट कर लेता है कौन सी कार इसको, कौन सा मॉडल चाहिए। अब इसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते, तो ये क्या करता है, किसी एक बैंक से लोन ले लेता है, किसी एक बैंक से लोन लेता है। तो होता क्या है देखो, हम अपने डॉक्यूमेंट देंगे बैंक में, बैंक पैसे किसको दे देता है? कार कंपनी को, और कार कंपनी क्या करती है? कार हमें दे देती है। ऐसे तो होता है ना। फिर क्या होता है, फिर कंपनी से कोई मतलब नहीं, कंपनी अपने पैसे लेके किनारे हो गई, अब हम बचे और बैंक बचा। अब हम धीरे धीरे उसको ईएमआई देंगे, यही तो होता है ना बेटा। समझ में आ रहा है? अब सुनो बेटा, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो देखना बेटा। अच्छा, तो अब इनको कार पसंद आई, इन्होंने कार सेलेक्ट कर ली, तो इन्होंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने पैसे दे दिए इनको और कार मिल गई मिस्टर एक्स को। अब कार किसकी कस्टडी में है बताओ? मिस्टर एक्स की कस्टडी में है ना बेटा। अच्छा अब सुनो, बताओ मुझे, अब जानते हो हायर परचेज एक्ट में क्या लिखा है? हायर परचेज एक्ट में लिखा क्या है? हायर परचेज एक्ट कहता है ये जो कार मिस्टर एक्स के पास है, इसका मालिक एक्स नहीं है, कहता है इसका जो ओनर है वो कौन है? बैंक है। ओनर कौन है बेटा? बैंक है। तो ये बताओ, मेरे पास जो एसेट होंगे उसी का तो मैं अकाउंट बनाऊंगा। बोलो। जैसे मान लो आप शेयर खरीदो बेचो, फिर खरीदो फिर बेचो, तो आखिरी में आपको निकालना हो कि कितना बचा, तो उसका अकाउंट बना के समझ लोगे, है ना। लेकिन अकाउंट तब बनाओगे जब ज्यादा ट्रांजैक्शन हो, पहली चीज, और दूसरा हम उसके मालिक हों, तभी तो ऐसे करेंगे ना। जो ओनर होता है उसी की तो कोई संपत्ति होती है, वही तो उसका अकाउंट बना सकता है। समझ में आ रही बात? अब बताओ हायर परचेज एक्ट में क्या लिखा है? हायर परचेज एक्ट में लिखा है कि कि कार कस्टडी में मिस्टर एक्स के पास है, लेकिन उसका ओनर कौन है? बैंक है। कहते हैं मिस्टर एक्स तब मालिक बनेगा जब वो लास्ट ईएमआई दे देगा। कब कब ओनर बनेगा बेटा? जब लास्ट ईएमआई दे देगा तब ओनर बनेगा। तो उससे पहले ओनर कौन है? बैंक है। समझ आ रही बात?
अब आप जरा अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ मिस्टर एक्स परचेजर है, बेटा ये कार कंपनी सेलर है, और ये फाइनेंसर हो गए, ये फाइनेंसर हो गए ना। तो सुनो, यहाँ तक समझा ना सबको। अब बताओ हायर परचेज एक्ट के हिसाब से कार का मालिक कौन है? बैंक है। कौन है बेटा? बैंक है। लेकिन अब आप लोग के सिलेबस से हट गया, पहले होता था हायर परचेज नाम का एक चैप्टर होता था, तो उसमें परचेजर को बोलते थे हायर परचेजर, क्या बोलते थे? और सेलर को बोलते थे हायर सेलर या हायर वेंडर। समझ आया? और हम लोग क्या करते थे, कार का अकाउंट इनकी बुक में बनाते थे। किसकी बुक में? परचेजर की बुक में। कार का अकाउंट किसकी बुक में बनाते थे? हायर परचेजर की बुक में। जो कि गलत है। एक्ट में क्या भाई, जो मालिक नहीं है क्यों किसी चीज का अकाउंट बना लेगा? हम क्यों किसी चीज का हिसाब करेंगे जब हमारा वो चीज हमारी नहीं है तो? बोलो बेटा। अगर ये ओनर नहीं है तो इनकी बुक में कार का अकाउंट नहीं बनना चाहिए ना। कौन मालिक है? तो बैंक की बुक में बनना चाहिए। लेकिन हम इसको मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते? हम देखते हैं उसका रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है, कार की कस्टडी किसके पास है? एक्स के पास। चालान कटता है तो कौन भरता है? मिस्टर एक्स। उसकी सर्विसिंग कौन कराता है? मिस्टर एक्स। उसकी टेक केयर कौन कर रहा है? मिस्टर एक्स। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ओनर कौन हुआ, जबकि लॉ में कुछ और लिखा है। लेकिन उसको इग्नोर करके हम अकाउंटिंग करते हैं जो रियल है उसके बेसिस पे। समझ में आई बात? इसी बात को बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या बोलते हो? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर लॉ में कुछ और लिखा है लेकिन उसकी रियलिटी कुछ और है, तो जो रियलिटी होगी हम उसके हिसाब से अकाउंटिंग उसकी करते हैं। अब वैसे तो बैंक की बुक में बनना चाहिए एसेट का अकाउंट, लेकिन बैंक की बुक में ना बन के किसकी बुक में बनता है? मिस्टर एक्स की बुक में बनता है। समझ आ गया सबको? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब अगर कहीं पे हमारा अकाउंट्स और लॉ आमने सामने आ गया, तो जो उचित है हम उसी के साथ अकाउंटिंग करेंगे, चाहे हमें लॉ को डिसोबे करना पड़ जाए। तो यहाँ पे हम लोग लॉ को डिसोबे कर रहे होते हैं। यही है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। समझ में आ गया? आगे देखो नेक्स्ट। हाँ, आप बताओ फिर से एक बार, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? डेप्रिसिएशन लगाने के कई मेथड हैं, हम कौन सा सेलेक्ट करते हैं वो क्या है? सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। गुडविल निकालने के कई मेथड हैं, हम किससे निकालते हैं? सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का लीफो फीफो मेथड है, हम किससे करते हैं? सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, अच्छा, जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करें तो क्या तीन बातें ध्यान में रखना चाहिए? वो मेथड सेलेक्ट करो जो प्रूडेंस कंसेप्ट को फॉलो करता हो। प्रूडेंस का मतलब फ्यूचर लॉसेस को रिकग्नाइज करता हो, फ्यूचर इनकम को इग्नोर करता हो। दूसरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जो रियलिटी के बेसिस पे अकाउंटिंग करता हो, हमेशा लीगल स्टेटस पे अकाउंटिंग ना करता हो। तीसरा, मैटेरियलिटी, जिससे सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या हो जाए? डिस्क्लोज हो जाए। उसी मेथड पे हमें जाना चाहिए। बोलो, दोनों दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया? अब यहाँ आ जाओ बेटा, अगला लास्ट कंसेप्ट यही है। अब सुनो, ये क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या नाम है इसका? ठीक है, अब सब बच्चे स्क्रीन पे देखो तब समझ में आएगा। देखो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है बेटा? देखो, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई एक मशीन खरीदा, आपने यहाँ पे मशीन खरीदा, पहले साल लगाया स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल लगाया स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन, तो तीसरे साल क्या हम रिटर्न डाउन वैल्यू या कोई और मेथड अगर हम चेंज कर दें, अगर हम जिस मेथड से काम करते थे उसको चेंज कर दें, तो इसी को बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। समझ में? अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? हम पहले कोई और मेथड लगाते थे, बाद में हम स्विच करके मेथड अपना चेंज करना चाहते हैं। तो जब चेंज कर दोगे तो उसी को क्या बोलेंगे? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सबको समझ आया ना? अच्छा, अब पहली बात, क्या ये अलाउड है कि नहीं है? तो बेटा वैसे तो ये अलाउ नहीं है, तो मैंने आपको लिखवाया भी है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट अलाउड। ये अलाउ नहीं है। कहा जाता है जब एसेट खरीदो तभी सोच समझ के मेथड लगाना शुरू करो। एक बार जो मेथड लगा लोगे वही मेथड आगे हमेशा कंटिन्यू रहेगा। अरे ये बताओ, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी का डेप्रिसिएशन अलग अलग आता है ना? तो यहाँ एसएलएम है, यहाँ डब्ल्यूडीवी है, तो यहाँ के पीएल को यहाँ के पीएल से कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना? बताओ, कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। जैसे मैं समझाता हूँ आपको कि 11th क्लास में मिला ग्रेड सिस्टम और 12th क्लास में मिले नंबर, तो 11th 12th की परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं हो पाएगी ना फिर।
दोनों में ग्रेड मिला होता या तो दोनों में नंबर मिला होता। बोलो बेटा, ये तो वैसी ही बात हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट अलाउड। क्या लिखा है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज, लेकिन लेकिन बेटा आप अगर जरूरत पड़ी तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन 3 परिस्थितियों में। देयर आर 3 कंडीशंस इन विच यू कैन चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसी। पहला, व्हेन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय सम लॉ, अगर लॉ बदल जाए। पहले बताओ मुझे, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं? आंसर अगर पूछे तो कहना नहीं चेंज कर सकते। फिर आगे लिखोगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो देयर आर 3 कंडीशन जिसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। पहला, जब लॉ बदल जाए। क्या बेटा? जब पहले लॉ बदल जाए। दूसरा, जब एएस बदल जाए। क्या बदल जाए? एएस बदल जाए। और तीसरा, जब ऑडिटर जिसने हमारा ऑडिट किया, ऑडिटर मतलब जो चेक करता है बैलेंस शीट की सही है कि गलत है, ठीक है, जब ऑडिटर जिसने चेक किया वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दे कि इनकी अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक नहीं है, इनको बदल देना चाहिए, तब हम बदलेंगे। अभी और डिटेल में बता रहा हूँ, पहले सुन लो। अब बताओ सब बच्चे, जवाब दो। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती, लेकिन देयर आर 3 कंडीशन जिसमें आप चेंज कर सकते हो। पहली बताओ क्या है? जब लॉ चेंज हो जाए। दूसरा, जब एएस बजाए। तीसरा, जब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दे कि मैंने इनकी बुक्स चेक करी और मैंने ये पाया कि जो पॉलिसी ये लगा रहे हैं ये इनके लिए उचित नहीं है। तो वो अगर लिख देगा तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे? पॉलिसी अपनी बदल देंगे। बताओ, इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब इसको डिटेल में सुन लो। चलो बताओ, कल भी पूछा था, परसों भी, वही याद फिर से पूछ रहा हूँ। मुझे बताओ बेटा, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू करते हो तो 2 रुपए कहाँ जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये बात अकाउंट में लिखी है कि कंपनीज एक्ट में? कंपनीज एक्ट में। अब बताओ, कंपनीज एक्ट में लिख दिया जाए कि उसको वहां मत भेजो, जनरल रिजर्व में भेज दो, कहाँ भेज देंगे हम लोग? तो लॉ बदल गया तो अकाउंट अपने आप बदल गया। समझ में आया? हम लोग के साथ यही समस्या है ना बेटा। हम लोग के लॉ में अकाउंट है, अकाउंट में टैक्स है, टैक्स में ऑडिट है, सब आपस में गुथे हुए हैं। सबको देखते हुए तब अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तुम लोग जो कंपनी अकाउंट अपना पढ़ते हो, उसका लॉ वाला पार्ट जो लॉ में पढ़ते हो वही तो डेबिट क्रेडिट करके लिख दिया जाता है बस ना, कंपनी अकाउंट पूरा। लेकिन वो चलता किससे है? कंपनीज एक्ट से। तो अगर कंपनीज एक्ट चेंज होगा तो हमारा अकाउंटिंग भी तो चेंज हो जाएगा ना। समझ में आ रही बात सबको? तो अगर लॉ बदला तो हम अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हैं। क्या बोला मैंने? व्हेन देयर आर चेंजेस इन लॉ देन वी कैन चेंज आवर अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसे 3 बेस्ट मेथड कौन से हैं डेप्रिसिएशन लगाने के? अब तो कई बार बता चुका हूँ। एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड। 3 मेथड ऐसे सुन लो। अभी डेप्रिसिएशन चैप्टर भी पढ़ना है आप लोग को। बोलो फिर से, कौन कौन से मेथड है? पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तीसरा प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड। 3 मेथड बढ़िया है। तो बेटा अब जैसे मान लो प्रोडक्शन ऑफ यूनिट है तो मैं प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड लगा रहा हूँ। अब मान लो किसी लॉ में आ जाए कि प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड हम नहीं मानते, तो नहीं लगा पाएंगे ना। अगर बना दी बैलेंस शीट तो सही नहीं मानी जाएगी ना वो। अब बात समझ आई? तब किसी दूसरे मेथड पे जाना पड़ेगा। समझ में? इसको बोलते हैं व्हेन देयर आर चेंजेस इन लॉ। अब दूसरा सुनो, दूसरा क्या है? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये क्या है? खूब ध्यान से सुनना। ये क्या है? देखो इधर, देखो बेटा, 30 मार्च 2016 से पहले हम लोग के पास 2 एएस होता था, एएस 6 और एएस 10। बहुत सारे होते थे, एएस 6 और एएस 10 दो होते थे। एएस 6 का नाम होता है डेप्रिसिएशन। क्या नाम होता था? और इसका नाम होता था फिक्स्ड एसेट। तो लोग को बता भी चुका हूं। अब सुनो, जब ये मेथड था बेटा तो इसमें कहा गया था कि डब्ल्यूडीवी मेथड अच्छा है और स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छा है। कौन कौन सा? ठीक है। अब क्या हुआ? 30 मार्च को इंस्टीट्यूट ने ये एएस खत्म कर दिया, एएस ही खत्म कर दिया, इसको रिवाइज कर दिया। जब इसको रिवाइज किया तो इसमें 3 मेथड अच्छे बताए गए, एक डब्ल्यूडीवी, एक एसएलएम और एक प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड। तो पहले ये मेथड लीगल नहीं था, मतलब बढ़िया नहीं था, एएस रेकमेंड। अब क्या हुआ? 30 मार्च के बाद आ गया। तो अगर कोई इसमें फंसा था तो वो इसमें आ जाएगा। समझे? प्रोडक्शन ऑफ यूनिट का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे प्रोडक्शन करोगे डेप्रिसिएशन वैसे वैसे लगेगी। प्रोडक्शन की डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी? जैसे जैसे प्रोडक्शन करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? देखो ऐसे, मान लो आपके पास एक कोल माइन है, तो बेटा जैसे जैसे उसमें से कोल निकालोगे वैसे वैसे डेप्रिसिएट होगी ना।
बोलो। एक ही साल में सब निकाल डाला, फुल्ली डिप्रिशिएट हो गई। कभी कम निकाला तो कम डिप्रिशिएट हुई, ज्यादा निकाला ज्यादा हुई, नहीं निकाला नहीं हुई। आई बात समझ में? तो ये हुआ। अब बताओ, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो? आंसर दो। नहीं कर सकते। लेकिन कौन सी तीन कंडीशन है जब चेंज कर सकते हो? पहला, व्हेन देयर आर चेंजेस इन लॉ, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने एग्जांपल दिया। और तीसरा क्या है? जब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दे कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग लगा रहे हैं वो हमारे लिए बेटर नहीं है, हमें कोई और पॉलिसी पे जाना चाहिए, तो हम उस पर स्विच कर जाएंगे। समझ में आया बेटा? ठीक है। तो ये हमने तीन कंडीशन पढ़ी। अब ये देखो यहाँ क्या लिखा है। कहते हैं अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी, आप अपने मन में ऐसे लेके चलो, अगर डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड चेंज किया तो इन तीन परिस्थितियों में चेंज कर पाओगे। अगर चेंज किया तो इतने सारे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। ये इतने सारे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, इतने सारे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ, जरा बताओ मुझे। क्या जब कंपनी की बैलेंस शीट बनती है बेटा, जब कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, जब कंपनी की बैलेंस शीट बनती है तो उसमें नोट्स टू अकाउंट्स बनता है कि नहीं बनता? बताओ। नोट्स टू अकाउंट्स बनता है ना? तो तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। जब आप मेथड चेंज करोगे तो, जब मेथड चेंज करोगे तो इतनी सारी आपको ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है। अब वो डिस्क्लोजर क्या क्या है? पहला, एक एक करके मैं पढ़ता हूं। सबसे पहला, देखो, सबसे पहला क्या है बेटा? सबसे पहला है ओल्ड पॉलिसी। पहले डेप्रिसिएशन किस मेथड से लगाते थे? मान लो पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते थे, तो ये बताना पड़ेगा। न्यू पॉलिसी, अब किस मेथड से लगा रहे हो? तो अब मान लो प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड लगाने लगे। समझ है? फिर बताना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। क्या बताना पड़ेगा? जैसे हो सकता है इससे डेप्रिसिएशन आता 10,000 और इससे आ गया 12,000, तो 2,000 से डेप्रिसिएशन बढ़ गया, तो 2,000 से हमारा प्रॉफिट घट गया। बोलो बेटा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, खर्चे बढ़ाओगे प्रॉफिट गिर जाएगा। और रीजन फॉर चेंज इन पॉलिसी क्या बताना पड़ेगा लास्ट में? रीजन फॉर चेंज इन पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? क्या लॉ बदलने की वजह से कर रहे हो? क्या एएस बदल गया है, या तुम्हें ऑडिटर ने सजेस्ट किया है, क्यों चेंज किया? ये बात कहां बतानी पड़ेगी? नोट्स टू अकाउंट्स में। कहां पे? नोट्स टू अकाउंट्स में। समझ आए? और ये चीज, ये जो लिखा है तीनों कंडीशन, ये जो तीनों कंडीशन लिखी है बेटा, ये तीनों कंडीशन लिखी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में। यही लिख लो, AS5, इसका नाम है नेट प्रॉफिट। ये तीनों कंडीशन लिखी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में, उसका नाम है नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलो। तो ये सब बात आपको नोट्स टू अकाउंट्स में बतानी पड़ेगी। बोलो, सबके समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। अब सुनो, इधर देखो सामने। अब आपको लगता होगा सर हमने भी बैलेंस शीट बनाई है, हम लोग को तो कभी लिखना नहीं हुआ। क्योंकि आपने बनाया तो है बेटा, लेकिन अभी अभी छोटे छोटे बिजनेसमैन की बैलेंस शीट बनाई ना आपने। ठीक है। जब बड़ी कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है तो ये सारे वर्क डिस्क्लोजर्स हम लोग को देने पड़ते हैं। समझ में आया? जैसे ये देखो, अभी मैंने ये अडानी की बैलेंस शीट डाउनलोड करी। ठीक है। अब इसमें देखो 40 पेज की तो बैलेंस शीट है ये। अब ऐसा नहीं है 40 पेज में खाली है, ये देखो बैलेंस शीट तो इतनी हो गई ना। अब ये सब वही डिस्क्लोजर्स हैं। समझ आया? खाली बैलेंस शीट ही नहीं बनती, ये सब क्या है? डिस्क्लोजर। अभी तो आप थोड़ा सा पढ़े हो ना, शुरू किया है ना अभी पढ़ना। तो क्या है? तरह तरह की चीजें सरकार इनसे मांगती है। बात समझ में आई?
तो अब तो ये सब वहां पे जाके अप्लाई होता है कि एक एक चीज डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्रॉपर, नहीं तो ऑडिटर चेक करेगा फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ में? अब चलो बताओ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। डेप्रिसिएशन देखो एग्जाम में ये लिख के आना है, इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल adopted by enterprise in the preparation and presentation of financial statement is known as accounting policy. For example, एग्जाम्पल जरूर देके आना। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किस पे कर सकते हो, लीफो फीफो, तो जो अडॉप्ट किया अकाउंटिंग पॉलिसी है। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते टाइम क्या क्या ध्यान रखोगे बताओ। पहला, प्रूडेंस का मतलब प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट रिकॉग्नाइज फ्यूचर इनकम। फिर और अगला, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पे लॉ को ओवर रूल करने की जरूरत पड़ी तो हम कर लेंगे, लेकिन हम वो अकाउंटिंग करेंगे जो रियल है, उसके बेसिस पे करेंगे। ठीक है ना? और आगे बताओ, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, लेकिन कौन सी तीन कंडीशन है जब ये अलाउड है? पहला, चेंजेस इन लॉ, दूसरा, तीसरा, हाँ और ठीक है, जब ऑडिटर सजेस्ट कर दे अपनी रिपोर्ट में तब हम लोग चेंज कर पाएंगे। और ये तीनों कंडीशन कहाँ लिखी है? AS5 में। कहाँ लिखी है? और अकाउंटिंग पॉलिसी ये है AS1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है अकाउंटिंग पॉलिसी। 1 में पॉलिसीज के बारे में बताया गया, लेकिन चेंज करने को नहीं बताया गया, उसका चेंज बताया AS5 में जाके। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ आ जाओ बेटा, इसमें इतना ही था। हम लोगों ने अकाउंटिंग पॉलिसी कर लिया, अब हम ये करने जा रहे हैं अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट। यूनिट 5 लिखो। यूनिट 5, नाम लिखिए इसका, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन वैल्यूएशन प्रिंसिपल अकाउंटिंग एस्टिमेट। लिखो, सबसे पहले लिखिए कंसेप्ट 1, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। चलो बताओ, अकाउंट्स में हम लोग किसी भी चीज को किसके टर्म्स में मेजर करते हैं? पैसे के टर्म में, बस इसमें वही लिखना है। तो अकाउंटिंग के लिए मेजरमेंट की स्केल क्या है? मनी, है ना? लिखिए, इन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड in terms of money. In accounting, transaction and events are measured in terms of money. आगे लिखो बेटा, concept 2, objects and events to be measured.
objects and events to be measured. लिखिए फर्स्ट पॉइंट, पास्ट एंड प्रेजेंट objects and events can be measured with some degree of accuracy, but future events neither can be predicted nor measured. सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, मनी इज द ओनली measurement scale in accounting. आगे लिखिए, कंसेप्ट 3 अकाउंटिंग एस्टिमेट. कंसेप्ट 3 अकाउंटिंग एस्टिमेट, लिखिए बेटा इसमें, द मेजरमेंट of certain asset and liabilities is based on estimate of uncertain future events. आगे लिखिए, as a result of the uncertainties inherent in business activities, may be business activities, many financial statement items cannot be measured, but only be estimated. एग्जाम्पल में लिखिए, while calculating depreciation
स्क्रैप वैल्यू and life of asset is accounting estimate. हो गया? एक और कंसेप्ट है वो लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करूं। इसमें भी इतना ही था बस। कंसेप्ट नंबर 4, वैल्यूएशन प्रिंसिपल। वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। लिखो बेटा, देयर आर 4 generally accepted measurement basis और वैल्यूएशन प्रिंसिपल। पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट, अगला है करेंट कॉस्ट, अगला है रियलाइजेबल वैल्यू, और अगला है प्रेजेंट वैल्यू। चलो देखो बेटा, एक्सप्लेन करता हूँ, सामने देखिए। देखो अब इस यूनिट का नाम है अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट। इतनी सारी चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। तो अकाउंट में किसी भी चीज को किस में मेजर करते हैं? मनी के टर्म्स में। तो मेजरमेंट की स्केल हो गई मनी। अब यहाँ पे है ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स टू बी मेजर्ड। मतलब बेटा किसको हमें मेजर करना चाहिए, किसको हम मेजर करते हैं? तो हम पास्ट और प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट को मेजर करते हैं। किसको किसको बेटा? पास्ट और प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है। हम फ्यूचर इवेंट्स को न मेजर करते हैं, न फ्यूचर को न मेजर नहीं करते हम लोग बेटा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे इवेंट हो, उसके लिए हम लोग एस्टिमेट करते हैं। फिर से एक बार, चलो बताओ, अकाउंट्स में किसी भी चीज को मेजर करने की स्केल क्या है? मनी। ये बात खत्म हुई। अब आगे, अकाउंट किन किन चीजों को मेजर करता है? तो पास्ट इवेंट्स को और प्रेजेंट इवेंट को मेजर करता है। ठीक है। फ्यूचर इवेंट्स को मेजर नहीं कर सकता। जैसे हमने मान लो कोई 1 लाख की मशीन खरीदी थी 2 साल पहले,
तो 2 साल पहले वो 1 लाख की थी, अब देख लेंगे आज अगर बेचे तो कितने की बिकेगी। तो उसका पास्ट चेक कर सकते हो, प्रेजेंट चेक कर सकते हो, फ्यूचर नहीं देख सकते। फ्यूचर का केवल क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। उसी अंदाजे को ही तो बोलते हैं ना एस्टीमेट, समझ आए? अंदाजे को बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो अब यहाँ आओ फिर से, तो किसको मेजर कर सकते हो? यहाँ पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड, तो हमने यहाँ लिखा past and present object and event can be measured with some degree of accuracy, but future events neither can be predicted nor measured। जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं न तो उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं न उसको मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट किसका होगा? या तो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट का, या तो पास्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट का। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो फ्यूचर वालों को क्या होगा? तो यहाँ लिखा है बेटा उसका अंदाजा लगाया जाएगा, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या बोलते हो? अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स में, एस्टिमेट जो हम अंदाजे लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग एस्टिमेट। जैसे एग्जांपल बताओ, कल भी ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी, हमारे कितने पैसे के डेटर्स डाउटफुल होने वाले हैं, हम उसका अंदाजा ही तो लगाते हैं बेटा। जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनाते हो अंदाजे से ही तो बनाते हो, कौन सा पता होता है एग्जैक्टली कितने का होगा? तभी तो कभी कम पड़ता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो वो क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट है। अगला एग्जाम्पल सुनो, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते थे? डेप्रिसिएशन निकालते थे कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ से। कॉस्ट का मतलब अगर आज हमने 10 लाख का एक एसेट खरीदा तो जो 10 लाख पे किया वो उसकी कॉस्ट है। बोलो बेटा। लाइफ अगर मान लो 10 साल बताई, 10 साल, तो इसका मतलब ये 10 साल तक एसेट चलेगा। और ये स्क्रैप वैल्यू मान लो इसकी 2 लाख की है, तो इसका मतलब 10 साल चलाने के बाद कितने में बिक जाएगा? 2 लाख में बिक जाएगा। जितने में बिकेगा उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलोगे? जो ये 10 साल है ये क्या है? ये उसकी लाइफ है। इन्हीं तीन चीज पे डेप्रिसिएशन निकलता है। अब आप बताओ बेटा, 10 लाख में तो खरीद के लाए हैं तो ये तो कंफर्म है 10 लाख है, लेकिन ये बताओ वो 10 साल चलेगा कि नहीं, इसका अंदाजा ही तो लगा रहे हो, है ना? ढंग से चलाएंगे क्या पता 12 साल चल जाए, और ज्यादा रफ यूज करेंगे तो 10 साल से भी कम चले, है ना? और स्क्रैप वैल्यू हम अंदाजा लगा रहे हैं 10 साल चलाने के बाद 2 लाख में बिक जाएगा, कोई जरूरी थोड़े ना है, क्या पता उससे ज्यादा मिल जाए, क्या पता उससे कम मिल जाए, या एक पैसा ना मिले। समझ आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या बोलते हो? अब बताओ अकाउंट्स में किसको मेजर किया जा सकता है? ओनली पास्ट एंड प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना? किसको नहीं मेजर करते हो? फ्यूचर का क्या करते हो? एस्टिमेशन। क्या करते हो? एस्टिमेट। यहाँ लिखवा भी दिया, while calculating depreciation, scrap value and life of asset is accounting estimate। जब डेप्रिसिएशन निकाल रहे होते हो तो लाइफ और उसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो अंदाजे से लिखते हो, वो निश्चित किसी को पता नहीं होता। अब ये पढ़ लो क्या है, द मेजरमेंट ऑफ सर्टेन एसेट एंड लाइबिलिटीज इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट। कह रहे हैं कुछ एसेट और लाइबिलिटी को हम लोग खाली अंदाजा लगा सकते हैं जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है। एज अ रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज inherent in the business activity, many financial statement item cannot be measured but only be estimated। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्या करते हैं? सिर्फ उसका अंदाजा लगाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग एस्टिमेट। बताओ समझ में आएगा? उसको बोलेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट। अच्छा अब आगे बेटा, वैल्यूएशन प्रिंसिपल। वैल्यूएशन प्रिंसिपल ये क्या है बेटा? ये है, हम इसको ऐसे समझ लो, अगर हमारे पास कोई एसेट है तो उसकी कितनी कॉस्ट हो सकती है। हम लोग अकाउंट में हर चीज को लिखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। किस पे लिखते हैं बेटा? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कोई 15 साल पुरानी कंपनी है, 15 साल पहले उसने जमीन खरीदी, तो एंट्री हो जाएगी ना लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए 1 लाख की उसने जमीन खरीदी, तो ये उसकी 15 साल पहले की बात हो गई ना। अब 15 साल बाद आज क्या पता वो लैंड महंगी हो गई हो, लेकिन हम लोग की बुक में किस पे लिखी जाएगी? उसी, यही तो अकाउंट्स में किया होता है, हम लोग किस पे लिखेंगे? उसी 1 लाख पे लिखेंगे। तो ठीक है, ये 1 लाख पे लिखेंगे, तो इस 1 लाख को क्या बोलते हो? हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या बोलोगे? फिर हम देखेंगे अगर यही जमीन हम आज खरीदें तो कितने की पड़ेगी, वो क्या हो जाएगी? उसकी करंट कॉस्ट। क्या हो जाएगी बेटा?
करंट कॉस्ट, अगर वही लैंड आज खरीदी जाए तो कितने की पड़ेगी, तो वो हो जाएगी करंट कॉस्ट। अच्छा, और ये जो लैंड हमारे पास है उसको अगर हम आज यहाँ बेचें तो कितना पैसा मिलेगा, रियलाइज मतलब बेचना, तो उसको बोलते हैं रियलाइजेशन वैल्यू। अगर बेच दिया तो क्या मिलेगा, तो वो हो गई रियलाइजेबल वैल्यू। और आखिरी में प्रेजेंट वैल्यू। पहले बताओ, तीनों समझ में है? और प्रेजेंट वैल्यू कल पढ़ाया था। लॉन्ग टर्म प्रोविजन को हम लोग किस पे लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे। याद आ रहा है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, एसेट हमने लगाया 10 साल 5 साल बाद हटाना होगा, तो उसके कुछ पैसे लेगी कंपनी, तो क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे उसको लिखते हैं। बताया था कल कि नहीं? तो तो ये होती है प्रेजेंट वैल्यू। तो चार अपने पास वैल्यूएशन के प्रिंसिपल हैं, चार तरह की कॉस्ट होती है किसी भी चीज की। बोलो कौन कौन सी। पहली, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जितने पे हमने एसेट खरीदा था वो क्या है। फिर करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, आज अगर वो हम एसेट खरीदें तो जितने में मिलेगा वो चीज क्या हो गई, करंट कॉस्ट। आज अगर बेचें तो जो पैसे मिलेंगे वो क्या हो गया, रियलाइजेबल वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब, अगर कोई चीज फ्यूचर में होने वाली है उसको हम आज लिखें तो किस पे, जैसे मैंने ऐसे बताया था ना आप लोग को, मैंने कहा था अकाउंट्स में एक रूल है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या बोला मैंने, लॉन्ग टर्म किस पे बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू पे। किस पे, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, अब अभी तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे, एक हम लोग पढ़ते नहीं फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये जो p है यही प्रिंसिपल है, और a क्या है, अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू। तो जैसे मान लो हमने आज कोई मशीन लगाई 1 करोड़ की, 10 साल चलेगी। अब 10 साल बाद उस मशीन को हटाने के लिए जो, जिस कंपनी ने लगाया है वो लोग कह रहे हैं हम 10 लाख रुपए लेंगे, तब हटाने का मान लो वो कह रहे हैं 1 लाख रुपए लेंगे। तो अगर हम आज लिखेंगे तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, अब अगर आपने पढ़ा अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर n, तो बेटा प्रिंसिपल हो जाएगा अमाउंट अपॉन 1 + r/100 टू द पावर n। बोलो, अब ये पैसा भविष्य में जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 1 लाख, फिर 1 प्लस जितने का इन्फ्लेशन चल रहा होगा यहाँ लिख देंगे। क्या लिखोगे, जितने का इन्फ्लेशन। और ये 10 साल बाद का है तो यहाँ 10 लिखो, 5 साल बाद का होता तो 5 लिख देते। ऐसे करके हम क्या निकाल लेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, टूडेज वर्थ ऑफ टुमारोज मनी। क्या बोला मैंने, टुडेज वर्थ ऑफ टुमारोज मनी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। और टुमारोज वर्थ ऑफ टुडेज मनी को फ्यूचर वैल्यू। तो ये होती है प्रेजेंट वैल्यू। तो आपने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट वैल्यू का ये मतलब होता है। बताओ समझ में है सबको। इस वाले यूनिट में भी बेटा बस इतना ही था। अब एक यूनिट है अपने पास, उस पे आ जाओ जरा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आ जाओ बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये देखो हम लोगों ने किया, ये वाली यूनिट भी हो गई। अब एक रह जाती है यूनिट नंबर 6 पे आ जाओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यूनिट 6, यूनिट 6 इसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लिख लिया, चलो अब सुनो, थोड़ा सा पहले लिखते हैं फिर इसके बाद हम लोग, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है बेटा, खाली हम लोग को नाम याद रखने होते हैं। खाली आपको याद रखने हैं नाम, और मैं बताऊंगा ये कैसे एएस हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलो लिखो जरा, कंसेप्ट 1 मीनिंग ऑफ एएस, हेडिंग लिखिए।
मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लिखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ रूल्स। Accounting standards are set of rules issued by Institute of Chartered Accountant of India on which, on the basis of which accounting is done. On the basis of which accounting is done. आगे लिखो, कंसेप्ट टू, हाउ accounting standards are formed. How accounting standards are formed. ऐसे एक चार्ट बना लो, ICAI पहले बनाएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये लोग फ्रेम करेंगे एस, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। फिर वो भेजा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, और फिर यहाँ से वो बन जाता है एएस। यहाँ लिख दो कॉरपोरेट एंटिटीज, और यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी एएस लिख के लिखो, नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज। कॉरपोरेट एंटिटीज, नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज। चलो हो गया।
सुनो बेटा, सब लोग सामने देखिए। देखो अब सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, खूब ध्यान से सब लोग सामने देखो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है बेटा? देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे बताओ हम लोग ट्रैफिक में अगर चलते हैं तो लेफ्ट साइड से चलते हैं, तो उसका एक रूल बनाया गया। ये रूल पहले से नहीं रहा होगा ना, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ा होगा, एक्सीडेंट्स आए होंगे, वैसे वैसे ये रूल बनाया गया। ठीक वैसे यहाँ पे है अकाउंट्स में क्या, जब पहले तो कोई रूल ही नहीं था, आदमी खुद ही जोड़ घटा के प्रॉफिट वॉफिट निकाल लिया करता था। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे ट्रेड कॉमर्स बढ़ा तो वैसे वैसे अकाउंटिंग होना शुरू हुई। अकाउंटिंग होना शुरू हुई तो सब कोई अलग अलग अकाउंटिंग करते थे। कोई डेप्रिसिएशन लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है, कोई गुडविल किसी और तरीके से कैलकुलेट कर रहा है, कोई किसी और तरीके से। तो उसके लिए क्या किया गया, हम उसके लिए हम इंस्टीट्यूट, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है कि वो सेट ऑफ रूल हैं जिससे कोई भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, जो इसमें लिखा है वैसे ही काम होगा। क्या बोला मैंने बेटा? जैसा इस रूल में लिखा है अकाउंटिंग एग्जैक्टली वैसे ही करनी पड़ेगी। नहीं किया तो सरकार उसको चेक कराएगी, फिर वो गलत माना जाएगा, ट्रू एंड फेयर नहीं है, और उसके खिलाफ लीगल एक्शन होंगे। समझ में आई बात? तो ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो वो जो रूल्स इशू करता है सीए इंस्टीट्यूट, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बोलो यहां तक बात समझ में आई? उसको बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता कैसे है? तो देखो बेटा, जहां डिस्प्यूट नहीं है वहां एएस भी नहीं है। जहां पे चार आदमी चार चीजें सोच सकते हैं वहां पे एएस बना दिया गया है कि आप ऐसे ही काम करो। जैसे अभी डेप्रिसिएशन वाले पे नहीं होता बेटा, 10 मेथड है तो 10 आदमी 10 चीज लगाएंगे, लेकिन एएस ने बोल दिया ना कि 3 ही हम अलाउ कर रहे हैं, तो हर कोई उसी 3 पे सिमट के रह जाएगा। बोलो, जैसे स्टॉक लिखना होता तो कोई कॉस्ट पे लिखता, कोई किस पे लिखता, सेलिंग प्राइस पे लिखता, अभी बताया था आज। लेकिन उस पे बना दिया AS2, क्या बना दिया, और उसमें लिख दिया कि इसको लिखना है हमेशा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। किस पे लिखोगे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी मतलब सेलिंग प्राइस, या तो कॉस्ट पे या तो सेलिंग प्राइस पे, जो लोअर होगा उस पे लिखोगे। कौन सा लोअर होगा दोनों में? कौन सा लोअर होगा, दिमाग लगाओ। ज्यादातर कॉस्ट, लेकिन कभी कभार सेलिंग प्राइस भी हो जाता है कम, कभी कभार सेलिंग प्राइस भी कम हो जाता है। जैसे बेटा, जो लोग इनकम टैक्स की बुक खरीद के बेच रहे हैं, अब मान लो 2,000 रुपए की इनकम टैक्स की बुक किसी ने खरीदी, 2,500 में उसको बेचना है, तो 2,000 और 2,500 में कम कौन सा है? 2,000। किस पे लिखेगा? 2,000 पे लिखेगा। ठीक है, 2,000 पे लिखेगा। लेकिन अब बताओ, अगर इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो गया तब तो कबाड़ी वाला ही ले जाएगा। बताओ, तो 20 रुपए किलो में जाएगी। तो अब बताओ लोअर क्या हो गया, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस लोअर हो गया ना। आई बात समझ में? तब किस पे लिखा जाएगा? सेलिंग प्राइस पे। मतलब जहां डाउट है, जहां सबके दिमाग इधर उधर भाग सकते हैं, उस पे क्या बना दिया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबको जैसे इसमें लिखा है वैसे ही काम करना है। आई बात समझ में क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? और यही बेटा आपको पढ़ना है। ठीक है, देखो यहाँ खाली नाम पढ़ाए जाते हैं, फिर जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ेगी यही पढ़ना ही होता है। अभी इस समय जो इंटरमीडिएट का लेवल है उसमें 80% एएस है, खाली 80%, 2-4 चैप्टर रह गए। ठीक है, तो अब एएस समझ में आया क्या है? अब सुनो बेटा, एएस बनाया कैसे जाता है, बहुत शॉर्टकट में मैंने बता दिया। एएस बनाया कैसे जाता है? एएस बेटा ऐसे बनता है, पहले किसी एक पॉइंट पे आईसीआई को रूल बनाने की जरूरत महसूस होती है, आईसीआई को, या इनको नहीं होती, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं अगर उनको परेशानी आती है तो वो लोग ईमेल करते हैं आईसीआई को। समझ आए? तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियन भेजे, अगर मान लो उसमें से कोई ओपिनियन इनको समझ में आया तो उसको ये पिक कर लेते हैं कि इस पे रूल बनना चाहिए, तो उसको बोलते हैं मोनोग्राम। क्या बोलते हैं? मतलब वो एक आदमी की सोच है, मोनो मीन्स वन ना, समझ में? वो उसको बोलेंगे मोनोग्राम। अच्छा उसको इन्होंने पिक कर लिया, अब वो आ गया फॉर्मुलेशन में, फिर ये क्या करेंगे बेटा, इंस्टीट्यूट के पास होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाले लोग का जो इनके पास ग्रुप है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कौन कौन होता है इसमें? सेंट्रल काउंसिल मेंबर होते हैं। कौन होता है? सेंट्रल काउंसिल मेंबर कौन होता है?
हम लोग के इंस्टीट्यूट में भी चुनाव होते रहते हैं ना, तो जो चुनाव लड़के जाता है उसको बोलते हैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर, समझे? फिर और होते हैं को ऑप्टेड मेंबर। कौन होता है? को ऑप्टेड मेंबर। को ऑप्टेड का मतलब वो जो चुनाव लड़के गए हैं वो अपने साथ किसी को रखना चाहते हैं तो उसको रख लेंगे। उसमें कौन आता है? जैसे बताओ, अब जो पढ़ के पास हो जाता है उसको, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो पढ़ के पास हुआ, पास कितने परसेंट पे होते हो? 50% पे। बताओ, तो इसका मतलब पास होने के बाद भी सब नहीं आता, आधा ही आता है। सही कह रहे हैं कि नहीं? 100 में से 50 नंबर पे ही तो पास हो रहे हो, तो पास होने के बाद भी आधी ही तो जानकारी है, और उसके बाद 10-12 साल प्रैक्टिस कर ली तो जो प्रैक्टिस में है वो याद है, बाकी सब भूल गया। होता है कि नहीं ऐसे? तो वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में वो लेंगे सेंट्रल काउंसिल मेंबर, जो लोग चुनाव लड़के गए। अब वो लोग क्या करते हैं, कुछ वो लोग रहेंगे, कुछ वो अपने लिए मेंबर्स पिक करेंगे, तो उनको बोलते हैं को ऑप्टेड मेंबर। को ऑप्टेड मेंबर में क्या हुआ, जैसे कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो गया, है ना बेटा, या जिस चीज का एएस बन रहा है कोई उसमें एक्सपर्ट है, कोई टीचर हो गया जो रेगुलर उसके टच में है, उसको ले लिया जाएगा। तो इन लोगों को इकट्ठा करके इनसे अब कहा जाएगा सोचो और रूल लिखो। लॉ भी तो लिखा जाता है ना, तो ये लोग सोच के लिखेंगे। जब लिख देंगे, लिख के तैयार हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ड्राफ्ट। क्या बोलोगे? ड्राफ्ट बोलेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, वो होगा ड्राफ्ट। अब प्रैक्टिकली क्या, ये सब तो ऐसे बुक में बताया जाता है, अब होता क्या है, ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया। अब बताओ, अकाउंटिंग क्यों है? क्योंकि बिजनेस है। बोलो, अकाउंटिंग क्यों है? क्योंकि बिजनेस है। बिजनेस क्यों है? क्योंकि बिजनेसमैन है। बताओ, तो अब अंदर अंदर क्या होता है, ये जब ड्राफ्ट बन के तैयार हो जाएगा तो जितने बड़े व्यापारी हैं, टाटा बिरला अंबानी, सबको ये भेजा जाएगा कि देखो ये नया एस आने वाला है, जिससे किसी का नुकसान फायदा ना होने पाए, मतलब नुकसान तो कतई ना होने पाए। फिर उनके सजेशंस लिए जाते हैं। उन लोग को नुकसान होता है तो कई बार ऐसे भी होता है, थोड़े दिन के लिए टाल दिया जाता है, समझे? फिर जब सबकी रिस्पॉन्स आ जाते हैं, कोई सबने सुझाव दे दिया ये चेंज करो, ये करना है, सब फाइनल हो गया, तो उसके बाद तब डिसाइड होता है ये कंपनी पे लगेगा कि कंपनी पे नहीं लगेगा। क्या डिसाइड होगा, कंपनी पे लगेगा या कंपनी पे? तो जो कंपनी है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एंटिटीज। क्या बोलते हो? और जो कंपनी नहीं है, जैसे एनपीओ, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, फाइनल अकाउंट, ये कंपनी थोड़े ना है, तो उनको बोलते हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। क्या बोलते हो बेटा? तो अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे लगना है तो आईसीआई ही अपने आप में पर्याप्त है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो लागू कर देता है। यस, किसी भी ईयर की 1 अप्रैल से लागू कर देते हैं जब बन के तैयार हो जाएगा, समझ आया? और अगर कॉर्पोरेट पे करना है तो कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कंपनी का जो होल एंड सोल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो एएस बना के किसको भेजा जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। उनको उचित लगेगा तो वो कंपनी पे लागू करवाएंगे, नहीं तो वो अदर देन कंपनी पे चलता रहेगा। समझ आए? इस तरीके से एएस आपको, इस तरीके से बेटा एएस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? अब एएस के नाम है, तो वो नाम आप देख लेंगे। देखो इधर, यही चैप्टर तुम लोग के इंटरमीडिएट में भी है, सेम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वहाँ भी सब ऐसे ही पढ़ते हो, ठीक है? तो ये सब हल्के मत लेना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ये देखो ये सब वहाँ पढ़ा रखा है, ठीक है? सबसे पहले आईसीआई क्या बनाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, को ऑप्टेड मेंबर, फिर एएस बनाएंगे। एएस बना के कहाँ जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उनकी एक विंग है, नकास बोलते हैं करके, वो लोग अगर इसको अप्रूव करेंगे तो कंपनी पे लगेगा, अदरवाइज कहाँ लगेगा? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। समझ आए? तो इसमें बेटा इतना ही था। अब ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास से।